प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में अंतर, लेक्चर नंबर 66। बेटा, जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में अंतर, लेक्चर नंबर 66। जी स्टूडेंट्स, हमने आपको अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार बेहतर तरीके से समझा दिए। आज हम प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बेटा, जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो दो बातें उभर कर सामने आती हैं कि भाई इनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। मतलब जब दो विचारकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातों को लेना होता है। एक तो ये कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं, दूसरा ये कि इनमें क्या असमानताएं हैं। मतलब समानताएं और असमानताएं, ये दो बिंदु ऐसे हैं जिसके आधार पर हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें। इसमें सबसे पहले हम समानताएं लेंगे और उसके बाद में असमानताएं लेंगे। यस बेटा, अब हमने ये तो आपको बता ही दिया है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। कौन है नागरिक अरस्तु के अनुसार? यस, अरस्तु ने कहा है कि जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में भाग लेता है वही नागरिक होता है। ठीक है बेटा। अब अरस्तु ने कहा है कि भाई महिला, बच्चे, दास, श्रमिक, मजदूर, विदेशी ये नागरिक नहीं होते हैं। ये मूल बात है जिसको ध्यान में रखना। इसके आधार पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम का मतलब ये है, क्या इसको समझेंगे बेटा? वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य ओक के वृक्षों या चट्टानों से नहीं जन्मा है, बल्कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। क्या? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अब राज्य व्यक्ति का विराट रूप है तो यहाँ पर प्लेटो कहता है कि वास्तव में राज्य के जो नागरिक होंगे वो अभिभावक वर्ग होगा। अभिभावक या संरक्षक वर्ग का मतलब क्या है? प्लेटो ने 3 वर्ग बताए ना बेटा, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो ने कहा है कि भाई जो दार्शनिक, शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वो अभिभावक वर्ग में आएगा और ये राज्य के नागरिक कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नागरिक की बात आती है तो यहाँ अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है। और राज्य के नागरिक कौन होंगे? राज्य के नागरिक वो होंगे जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेगा। अब इन दोनों में समानता देखनी हमको। सबसे पहले ये डायग्राम हो गया। अब पहले समानता देखें फिर असमानता देखें। अब समानता जितना मैंने आपको समझाया उसी में समानताएं देखनी है। समानता क्या दिखाई दे रही है बेटा इन दोनों में? समानता की बात आती है तो सबसे पहली जो समानता दिखाई देती है, डायग्राम ये दोनों लेकर के चलेंगे। इसमें तो प्लेटो की बात की जा रही है और यहाँ अरस्तु की बात की जा रही है। ठीक है बेटा। अब ये जो दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं इसके आधार पर समझना है हमें। समानता क्या है? संकुचित दृष्टिकोण। मतलब यहाँ समानता, पहली समानता उभर कर सामने आ रही है कि भाई प्लेटो और अरस्तु ये दोनों ही नागरिकता की जो अभिप्राय बताते हैं, नागरिक कौन है, इसके आधार पर देखा जाए तो दोनों का ही जो दृष्टिकोण है वो संकुचित दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही नागरिकता की जो परिधि रखी है वो सीमित रखी है। आधुनिक युग की तरह, आज के युग की तरह नागरिकता का आधार व्यापक नहीं है। नागरिकता की जो परिधि है, नागरिकता की जो परिधि है वो व्यापक नहीं है बल्कि सीमित है। मतलब प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी, भाई प्लेटो की बात आती है तो केवल अभिभावक वर्ग के सदस्यों को नागरिक मान रहे हैं, जबकि अरस्तु की बात आती है तो अरस्तु केवल उनको नागरिक मानते हैं जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है वो संकुचित है, सीमित परिधि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केवल अभिभावक वर्ग नागरिक होते हैं, यहाँ पर जो न्याय प्रशासन में और कानून निर्माण में भाग लेते हैं केवल वो नागरिक होते हैं। तो दोनों संकुचित दृष्टिकोण है, दोनों का संकुचित दृष्टिकोण है। तो आप पहला बिंदु बनाएंगे। पहली समानता है प्लेटो और अरस्तु दोनों का नागरिकता के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण है। नोट कर लिया? फिर से बोल रहा हूँ, प्लेटो और अरस्तु दोनों का नागरिकता के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण है। आप इन दोनों डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं बेटा। दूसरी जो समानता है
वो क्या है, दोनों का मतलब प्लेटो और अरस्तु। अच्छा, प्लेटो को किसका जनक माना जाता है, राजनीतिक दर्शन का, राजनीतिक सिद्धांत का, और अरस्तु को किसका जनक माना जाता है, राजनीतिक विज्ञान का। प्लेटो की पद्धति क्या है, मुख्यतया निगमनात्मक। अरस्तु की पद्धति कौन से, मुख्यतया आगमनात्मक। राजनीति विज्ञान का पिता किसको माना गया है, अरस्तु को। क्यों माना है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का पृथक्करण किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों उत्पादक वर्ग को न्याय और विधि निर्माण कार्यों से मुक्त रखते हैं। अब जरा देखिएगा दूसरी समानता क्या दिखाई दे रही है हमको प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में, कि दोनों मतलब प्लेटो और अरस्तु दोनों ही उत्पादक वर्ग को न्याय और विधि निर्माण कार्यों से मुक्त रखते हैं। अब आप देखिएगा दोनों उत्पादक वर्ग को, तो इधर देखिए प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, दूसरा उत्पादक वर्ग, नहीं सॉरी सैनिक वर्ग लेंगे पहले, सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। अब आप देखिएगा प्लेटो ने दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को क्या नाम दिया है, अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग। तो प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उत्पादक वर्ग है वो राज्य का नागरिक नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु ने भी ये साफ कर दिया है क्या, कि जो श्रमिक होंगे, जो मजदूर होंगे वो नागरिक नहीं होंगे। तो इसका मतलब दोनों ही जो है उत्पादक वर्ग को न्याय और विधि निर्माण के कार्यों से मुक्त रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी समानता क्या है बेटा, तीसरी समानता ये है, जो व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के अधिकारी हैं वे वास्तव में प्लेटो के अभिभावक वर्ग के सदस्य ही हैं। मतलब जो व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के अधिकारी हैं वो वास्तव में प्लेटो के अभिभावक वर्ग के सदस्य। क्यों, क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में भाग लेगा वही नागरिक होगा। तो यहाँ प्लेटो भी तो यही कह रहे हैं कि दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग वास्तविक रूप में देखा जाए तो क्या न्याय प्रशासन और प्रशासन के संचालन, शासन के संचालन संबंधित काम करते हैं, जबकि उत्पादक वर्ग का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के अधिकारी है, अरस्तु के अनुसार कौन नागरिक बनने के अधिकारी हैं, जो विधि निर्माण न्याय प्रशासन भाग लेगा। तो यहाँ पर जो अरस्तु का अभिभावक वर्ग है मतलब दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग, उनमें भी योग्यता पाई जाती है, योग्यता पाई जाती है कि शासन का संचालन करते हैं। तो डेफिनेटली दोनों में समानता है। मैं फिर कह रहा हूँ जो व्यक्ति अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के अधिकारी हैं वो वास्तव में प्लेटो के अभिभावक वर्ग के सदस्य ही। अभिभावक वर्ग के सदस्य कौन है, यहाँ दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग कहा गया। तो ये दोनों शासन की योग्यता रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु का नागरिक भी शासन की योग्यता रखता है क्योंकि वो भी विधि निर्माण न्याय प्रशासन भाग लेता है। तो ये समानता होगी। अब ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिसके आधार पर आप प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की समानताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप जो है प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के अंतर्गत इनकी समानताओं को अच्छे से समझ गए होंगे कि वे दोनों विचारकों ने इन 3 बिंदुओं के आधार पर क्या समानताएं बताई हैं। दूसरा है असमानताएं। प्लेटो और अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों में अंतर क्या है। अब अंतर भी इसके आधार पर समझ जाएंगे हम। भाई प्लेटो अभिभावक वर्ग को ही एक प्रकार से राज्य के नागरिक मान रहा है, जबकि अरस्तु जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, सहभागी होंगे, ये वो नागरिक होंगे। और अरस्तु ने साफ कह दिया है स्त्री बच्चे विदेशी मजदूर श्रमिक दास ये नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली असमानता है प्लेटो एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक है। मतलब प्लेटो कहते हैं, अंतर देखें, पहला प्लेटो कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा नागरिक है। मतलब प्लेटो ने कहा है कि भाई एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा नागरिक है, लेकिन अरस्तु इससे सहमत नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो, एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए
तो यहाँ नागरिक के जो सद्गुण हैं वो समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे संविधान में परिवर्तन होगा, जैसे राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र आया, कुलीन तंत्र के स्थान पर जो है धनिक तंत्र आया है। इसके बाद में संयुक्त प्रजातंत्र के स्थान पर जो है भीड़ तंत्र या लोकतंत्र आता है। तो यहाँ अरस्तु कहते हैं कि भाई ये जो सद्गुण है वो शासन प्रणाली में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। इसलिए प्लेटो तो ये कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों में पहला अंतर है। दूसरा है, अरस्तु शासन में सक्रिय भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान करता है। अब जरा देखिएगा, अरस्तु शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान करता है। मतलब अरस्तु ने तो नागरिकता की परिभाषा ये दी है क्या, कि वह व्यक्ति जो न्याय, प्रशासन और विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेगा वह ही नागरिक होगा। इसका मतलब अरस्तु साफ कह रहे हैं कि शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान करता है अरस्तु। जबकि प्लेटो के नागरिक के लिए यह कार्य आवश्यक नहीं है। मतलब प्लेटो के नागरिक के लिए यह कार्य कोई आवश्यक नहीं है कि वह शासन में सक्रिय रूप से भाग लेगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग की बात आती है, तो क्या सैनिक वर्ग के सभी सदस्य शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? जी नहीं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा है मेरा बेटा, लाडो बेटा, तीसरा अंतर क्या है? प्लेटो शासन की योग्यता कुछ ही नागरिकों में होती है। मतलब प्लेटो ये कहते हैं कि शासन करने की योग्यता केवल कुछ नागरिकों में होती है। जैसे प्लेटो ने साफ कर दिया कि वास्तव में शासन करने की योग्यता दार्शनिक शासक वर्ग के सदस्यों में होती है, उत्पादक वर्ग के सदस्यों में नहीं होती है, और सैनिक वर्ग के सदस्य रक्षा संबंधित काम करते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि शासन की योग्यता कुछ ही नागरिकों में होती है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने कहा कि शासन एक कला है और कला में भी विशिष्ट कला है, तो विशिष्ट कला की जानकारी सब लोगों को थोड़ी ना होती है। ठीक है। जबकि अरस्तु कहते हैं कि शासनिक योग्यता, यह योग्यता सभी नागरिकों में अधिक या कम अनिवार्य रूप से होती है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्लेटो कह रहे हैं कि शासनिक योग्यता कुछ नागरिकों में होती है, जबकि अरस्तु ने कहा है कि यह योग्यता, मतलब शासन करने की योग्यता, सभी नागरिकों में अधिक या कम मात्रा में होती है। मतलब शासन करने की योग्यता सब नागरिकों में होती है, ये अलग बात है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन योग्यता शासन करने की होती है, सब में होती है। अरस्तु ये बात कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि नागरिकों में अधिक या कम मात्रा में अनिवार्य रूप से होती है। ये प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार में तीसरा अंतर होगा। प्लेटो कहते हैं कि शासनिक योग्यता कुछ नागरिक में होती है, जबकि अरस्तु कहते हैं कि शासन करने की योग्यता सभी नागरिकों में होती है। हाँ, ये अलग बात है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन शासन करने की योग्यता अनिवार्य रूप से सब नागरिकों में होती है। जबकि प्लेटो कहते हैं कुछ नागरिकों में होती है, कुछ नागरिकों में शासन करने की योग्यता होती है, सब में नहीं होती है। अरस्तु कहते हैं सब में होती है। ये जो है तीसरा अंतर हो गया। बेटा, प्लेटो और अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों में जो चौथा अंतर है, इसको नोट करेंगे। प्लेटो ने कहा है, प्लेटो कहते हैं कि शासक के लिए वैज्ञानिक बुद्धि एवं सैद्धांतिक ज्ञान आवश्यक है। अब जरा ध्यान दें, प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि शासन के लिए, शासन करने के लिए, शासन संचालन के लिए वैज्ञानिक बुद्धि और सैद्धांतिक ज्ञान, वैज्ञानिक बुद्धि और सैद्धांतिक ज्ञान आवश्यक है। जबकि अरस्तु कहते हैं कि शासक के लिए व्यवहारिक बुद्धि आवश्यक है। आप दोनों में अंतर देखें आप जरा। प्लेटो ने साफ कर दिया है कि भाई शासक के लिए वैज्ञानिक बुद्धि और सैद्धांतिक ज्ञान जरूरी है, सैद्धांतिक ज्ञान अति आवश्यक है। इसीलिए प्लेटो ने अपनी दार्शनिक राजा के लिए 35 वर्ष तक सैद्धांतिक ज्ञान की बात की, सैद्धांतिक शिक्षा देता है, और उसके बाद में 15 वर्ष तक उसको समाज में स्वतंत्र छोड़ा जाता है। तो अरस्तु कहते हैं कि शासक के लिए व्यवहारिक बुद्धि आवश्यक है। दोनों में अंतर होगा। अरस्तु शासक के लिए व्यवहारिक बुद्धि की बात करते हैं, जबकि प्लेटो शासक के लिए वैज्ञानिक बुद्धि और सैद्धांतिक ज्ञान की बात करते हैं। बेटा, पांचवा अंतर है, यस नोट करेंगे। प्लेटो के राज्य में दासों और नागरिकों में अंतर नहीं है। मतलब प्लेटो के राज्य में, ये प्लेटो का राज्य होगा, प्लेटो के राज्य में नोट करो,
प्लेटो के राज्य में दासों और नागरिकों में अंतर नहीं है। मतलब प्लेटो ने किसी भी रूप में दास और नागरिक में कोई अंतर नहीं माना था, जबकि अरस्तु तो श्रमिकों को भी नागरिकों के अधिकार से वंचित करता है। मतलब अरस्तु श्रमिकों को नागरिकता के अधिकार से ही वंचित कर देता है। छठा अंतर है योग्यता और परिभाषा संबंधी अंतर। जरा ध्यान दीजिएगा, प्लेटो ने नागरिकों के लिए किसी प्रकार की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया है और प्लेटो ने नागरिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, जबकि अरस्तु ने नागरिकों की योग्यताओं का भी उल्लेख किया है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये सब बातें आपको बता दी हैं। मतलब अरस्तु ने नागरिकों में क्या योग्यता होनी चाहिए इसकी चर्चा की है, क्या योग्यताएं हैं पिछले लेक्चर में आप देखेंगे, और जो है नागरिकता की परिभाषा भी अरस्तु ने स्पष्ट रूप में दी है। जैसा कि अरस्तु कहते हैं कि वह व्यक्ति नागरिक है जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो आप कह सकते हैं कि प्लेटो ने नागरिकता की योग्यता और परिभाषा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि अरस्तु ने नागरिकता की योग्यता और परिभाषा स्पष्ट रूप में दी है। सातवां, प्लेटो उत्तम नागरिक ही उत्तम मानव है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि उत्तम नागरिक ही उत्तम मानव है, जबकि अरस्तु इससे सहमत नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि कुछ जरूरी नहीं है कि उत्तम नागरिक उत्तम मानव हो। उत्तम मानव उत्तम नागरिक हो कोई जरूरी नहीं है। प्लेटो उत्तम नागरिक ही उत्तम मानव है ये मानते हैं, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि उत्तम नागरिक उत्तम मानव हो ये कोई जरूरी नहीं है। अतः अरस्तु इससे सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि नागरिक के सद्गुण संविधान में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं, जबकि उत्तम मानव के सद्गुण समान रहते हैं। संविधान में परिवर्तन होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आठवां है शासक और शासित वर्गों के संबंध में अंतर। यस, प्लेटो शासक और शासित में अंतर नहीं मानते हैं। प्लेटो ने शासक और शासित में कोई अंतर नहीं माना है, जबकि अरस्तु ने शासक और शासित में अंतर माना है। और अंतिम नौवां है, मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि ये आप केवल पॉइंट्स नोट कर लेंगे, पॉइंट्स से ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा गंभीरता की कोई बात नहीं है जो कि आपकी समझ में ही ना आए। और अंतिम नौवां अंतर है स्त्रियों की नागरिकता संबंधी अंतर। यस बेटा, ये अंतिम बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो कि किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आपसे पूछता हूँ मैं, चलो बताइए आप। स्त्रियों की बात आती है तो स्त्रियों की नागरिकता संबंधी विचार की बात आती है तो प्लेटो क्या कहते हैं कि स्त्रियों को नागरिकता दी जाए या नहीं? प्लेटो स्त्रियों की नागरिकता पर चुप हैं, मौन हैं, जबकि अरस्तु ने साफ कह दिया कि स्त्रियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। समझ गए ना? तो स्त्रियों की नागरिकता संबंधी विचार में अंतर है। अरस्तु कहते हैं कि स्त्रियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। अरस्तु ने कहा कि भाई स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, दास है, विदेशी है, मजदूर है, श्रमिक है, इनको जो है नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दास है, दास को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर कह रहा हूँ स्त्री हैं, बच्चे हैं, दास हैं, विदेशी हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, ये जो है नागरिक नहीं माने हैं अरस्तु ने, जबकि प्लेटो स्त्रियों की नागरिकता के ऊपर चुप हैं। वैसे भी प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत जो है हम कहेंगे कि इसके बारे में कोई व्यापक उल्लेख नहीं किया है। ये हो गए 9 अंतर। अब इसका एक बात और हमें समझनी है कि कभी कभी आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि नागरिकता संबंधी आधुनिक एवं अरस्तु का दृष्टिकोण, मतलब नागरिकता के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है और अरस्तु के दृष्टिकोण से कैसे तुलना की जाए। मतलब नागरिकता के बारे में अरस्तु क्या विचार है और आधुनिक समय के क्या विचार है नागरिकता के, तो इसके बारे में भी कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, पहली बात आती है कि अरस्तु
नागरिकता की जो परिधि रखता है वो सीमित रखता है, जबकि आधुनिक समय में नागरिकता की परिधि भी व्यापक है। मतलब अरस्तु ने ये कहा है कि केवल नागरिक वही हैं जो कि न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, केवल वो नागरिक हैं। लेकिन आधुनिक समय में नागरिकता की परिधि जो है सीमित नहीं है बल्कि व्यापक है, क्योंकि आधुनिक समय में अगर इसको आधार माना जाए कि भाई जो न्याय प्रशासन में विधि निर्माण भाग लेगा केवल वही नागरिक होंगे, तो बहुत कम लोग नागरिक होंगे, बाकी बहुसंख्यक वर्ग नागरिकता के अधिकार से वंचित रख दिया जाएगा। इसलिए आधुनिक समय में नागरिकता का जो आधार है, आधुनिक समय में जो नागरिकता का आधार है वो अरस्तु की तरह न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में भाग लेना नहीं है। तो फिर क्या है आधार? वास्तव में ये है क्या, दूसरे बिंदु में चलेंगे। आधार ये है, प्रमुख आधार है मतदान का अधिकार। वास्तविक रूप में आधुनिक समय में जो नागरिकता का आधार प्रमुख रूप में माना जाता है वो मतदान का अधिकार माना जाता है, कि जिन लोगों को वास्तविक रूप में मतदान का अधिकार है वो तो उस राज्य के नागरिक हैं ही हैं। ठीक है। और अगली बात है, अरस्तु का नागरिक आशा करता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अरस्तु का जो नागरिक है, कौन है अरस्तु का नागरिक? जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है, अरस्तु का नागरिक है। यस। तो अरस्तु का नागरिक आशा करता है, क्या आशा करता है? कि एक दिन वह स्वयं शासक बनेगा। शासक बनेगा मतलब विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सदस्य एक दिन वो बनेगा, ये आशा है अरस्तु के नागरिक को। लेकिन आधुनिक नागरिक को इसी बात से संतोष करना पड़ता है कि वह राज्य के विधायकों, कार्यपालकों या कार्यपालिका के निर्वाचन में हाथ बटा रहा है। बस आधुनिक नागरिक को केवल ये संतोष है कि वह विधायकों और कार्यपालिका के सदस्यों के चुनाव में हाथ बटा रहा है, मतदान में भाग ले रहा है, बस ये संतोष है। बाकी आधुनिक क्योंकि नागरिकों को यह आशा नहीं है कि मतदान में भाग ले रहा है तो विधायक बन जाएगा, वो कार्यपालिका का सदस्य बन जाएगा, मतलब मंत्री बन जाएगा, मंत्रिमंडल का सदस्य बन जाएगा। ये आधुनिक नागरिक को कतई आशा नहीं है। जबकि अरस्तु के नागरिक को आशा है कि एक दिन वह विधायिका मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सदस्य बनेगा। ये अंतर है इन दोनों में। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि अरस्तु के नागरिक और आधुनिक नागरिक में अंतर क्या है, अरस्तु की नागरिकता और आधुनिक नागरिकता में क्या अंतर। बाकी इसमें दुनिया भर के अंतर है, लेकिन मैं संक्षेप में जो मूल बात है आपको बता दिए। इसके आधार पर आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में था, और इसी के साथ में अरस्तु की नागरिकता और आधुनिक नागरिकता के बारे में भी हमने कुछ बातें बताई हैं। क्या है? नागरिकता संबंधी आधुनिक एवं अरस्तु का दृष्टिकोण, मतलब नागरिकता के संबंध में अरस्तु और जो है आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा हमने की है कि अरस्तु का क्या दृष्टिकोण था नागरिकता के बारे में और आधुनिक युग में नागरिकता के बारे में क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आज के लेक्चर में हमने जो नागरिकता की बातें बताई हैं वो बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे, और अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत भी आज हम विराम पर लाते हैं। ठीक है बेटा, मुझे विश्वास है आप सब कुछ समझ चुके होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।